हैवान सुंदरी का तीसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए पिछले भागों को अवश्य पढ़ें। यह कहानी का भाग 3 है। अब आगे कहानी के चलते हैं। शिप्रा इस वक्त मदन, चमेली और रामकली के साथ बैठी भोजन कर रही थी और सबसे लाड़ प्यार कर रहे थे। सिर आंखों पर बैठा रहे थे। खासकर रामकली, जिसे अपनी बेटी वापस मिल गई थी, शिप्रा बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। इस वक्त जवान अवस्था में जैसी वह पहले दिखा करती थी जब वह रामकली की बेटी थी। वही चमकता हुआ रूप रंग, जो देखे वह बस देखता रह जाए। रामकली अपने हाथों से शिप्रा को भोजन खिलाते हुए, बेटा लो। शिप्रा, अरे दीदी, दादी अम्मा, आप मुझे परेशान करती रहती है, मैं खुद भोजन कर लूंगी। रामकली, नहीं, तू थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से उठकर भाग जाएगी। मैं तुझे सारा भोजन खिलाकर मानूंगी। मदन हंसते हुए, खा ले बेटा, इतना प्यार करने वाली दादी तुझे कहाँ मिलेगी। चमेली, हाँ, हमसे भी ज्यादा प्यार तो तेरी यह दादी तुझे करती है। शिप्रा, आप सभी मुझे इतना मत आप सब मुझे इतना प्यार मत किया कीजिए, वरना मैं कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। मुझे कॉलेज की पढ़ाई करने अब शहर जाना है। रामकली कॉलेज की और उसके जाने की बात सुनकर, क्या कहा? तू कॉलेज पढ़ने जा रही है? नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू यहीं रहेगी मेरे साथ। शिप्रा, तभी तो मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताती हूँ। मुझे आगे पढ़ना है और बहुत कुछ करना है। मैं इस छोटे से कस्बे में नहीं रह सकती हूँ। आप देख रहे हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, ना ही बिजली रहती है, जब देखो आती है जाती है। मदन, कोई बात नहीं बेटा, तू चली जा, मगर तूने फैसला कर ही लिया है, अब हमारी बात तो तू मानेगी नहीं। चमेली, अरे तो आप भी कल इसके साथ चले जाना और इसका शहर में कहीं अच्छी तरह जगह रहने का बंदोबस्त कर देना। मदन, यह सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक फोन घुमाते ही सब बंदोबस्त हो जाएगा। रामकली, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम दोनों इसे शहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो। मदन, अरे काकी, अब लड़की को पढ़ना बहुत आवश्यक है, अब पुरानी बात नहीं रही, हम 16 साल आगे आ चुके हैं। रामकली, ठीक है, पर हर संडे तू यहाँ मुझसे मिलने के लिए आती रहेगी और हर सुबह शाम मुझे फोन करेगी। शिप्रा, ठीक है दादी, मैं वहां जाकर आपको भूलने वाली नहीं हूँ। अब शिप्रा भोजन करके थोड़ी देर टहलने के लिए छत पर आ गई, जहां मौसम अभी भी बिगड़ा हुआ था और बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी हवा में शिप्रा दोनों बाहें फैलाकर खड़ी हो गई थी और अभी तभी उसे एक कौवे की आवाज सुनाई देने लगी थी। कांव कांव करता हुआ कौवा छत पर आकर बैठ गया था। शिप्रा उसे हैरान नजरों से देख रही थी। अरे यह कौवा कहां से आ गया इस वक्त? उस कौवे ने अब अपने पंख फैलाए थे और उसी के साथ एक काला कागज उसके पंख से निकलकर हवा में उड़ता हुआ शिप्रा के पैरों के पास जा पहुंचा था। शिप्रा हैरान रह गई थी। वह कौवा अब तेजी से हवा में दोबारा उड़ गया था। शिप्रा, यह क्या था? कौन था यह कौवा और यह क्या देकर गया है? अब वह उस काले पेपर को उठाकर उसे खोलकर देखने लगी। अब एकदम से उस काले पेपर में जैसे आग लग गई हो और उस आग में लिखे हुए शब्द नजर आने लगे थे। शिप्रा के सामने उस वक्त तिलिस्मी शब्द उस आग पर बेहद तेजी से तैरने लगे थे। शिप्रा, अब तुम अब 16 साल की हो गई हो। तुम्हारी जिंदगी इस तरह आम इंसानों की तरह जीने के लिए नहीं है। अब तुम्हें वह काम करना है जो इस मानवता के लिए सही हो। मैं तुम्हें यह पत्र भेज रहा हूं ताकि तुम उस जगह जाओ और वहां उस शैतान का अंत करो जो मानवता के लिए खतरा बन रहा है। अब नीचे का एड्रेस लिखा हुआ था, वर्नी गांव। शिप्रा आंखों में हैरानी लाते हुए कहा है यह वर्नी गांव? यह कौवा कौन था? यह लेटर मुझे लिखकर किसने भेजा है?
कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई मुझे किसी जाल में फंसाना तो नहीं चाहता है। और यह किस शैतान की बात कर रहा है, मुझे पता करना होगा वर्णी गांव का रहस्य। शिप्रा तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई थी। उसने दरवाजा बंद कर लिया था। शिप्रा, इस वर्णी गांव के बारे में मुझे गूगल पर पता लग जाएगा। अब उसने तेजी से अपना लैपटॉप ऑन किया था और उसमें वर्णी गांव के बारे में जानकारी निकालने लगी थी। शिप्रा को ज्यादा वक्त नहीं लगा था। उसे कई वीडियो और उस गांव में फैली अफवाह जैसी खबर की जानकारी मिलने लगी थी। शिप्रा हैरानी से वर्णी गांव के बारे में पढ़ती चली गई थी। वर्णी गांव जहां हर साल अगस्त में एक शैतान तालाब से आता है और गांव की एक लड़की को हमेशा अपने साथ ले जाता है। शिप्रा, यह क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है वहां कुछ ऐसा चल रहा है जिसे शैतान का नाम दिया गया है। कोई मानव शैतान ही वहां ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब वह कुछ वीडियो भी देखने लगी थी जिसमें लोग बेहद डरे हुए थे। एक व्यक्ति बेहद डरते हुए वीडियो में बता रहा था कि कैसे लड़कियां गायब हो जाती है। शिप्रा ध्यान से उसकी बात सुनने लगी थी। व्यक्ति, सैकड़ों साल पहले एक शैतान इस क्षेत्र में आया था और तब से वह हर साल अगस्त महीने में एक कन्या की बलि ले लेता है। न तो वह शैतान किसी को नजर आता है, न ही किस घर से लड़की गायब होगी यह पता लग पाता है। जब लड़की गायब हो जाती है तब एहसास होता है उसके माँ बाप को कि उसकी लड़की गायब हो चुकी है। पिछले साल मेरे पड़ोस में रहने वाली लड़की गायब हो गई थी। दरवाजे पर आहट हुई। शिप्रा के कानों में उसके पिता मदन की आवाज आ पहुंची थी। सो जाओ शिप्रा, रात काफी हो गई है, फिर कल तुम्हें शहर भी जाना है। शिप्रा, ठीक है पिताजी, मैं सो रही हूँ। और फिर वह लैपटॉप बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई थी। उसने चादर पैरों से लेकर अपने सिर तक ओढ़ ली थी। मुझे तो वैसे ही अंधेरे से बहुत डर लगता है। और फिर उसकी आंखें एकदम से चमक उठी थी। जाना ही पड़ेगा इस वर्णी गांव में। मैं भी तो देखूं कौन शैतान है जो लड़कियों पर अत्याचार करता है। अगर ऐसा कोई शैतान मुझे मिला तो इस बार शिप्रा उसे नहीं छोड़ेगी। क्रमशः क्या अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्या शिप्रा अपने इस पहले मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या वर्णी गांव में शैतान का आतंक खत्म कर पाएगी? कौन है शैतान, जानने के लिए बने रहे हैवान सुंदरी के साथ।